बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा मिसफायर कर दिया गया है और 3 महीने पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने की मंजूरी कराकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के पीछे और इस अप्रूवल के पीछे की कहानी क्या है, कौन सी एक अहम और बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन उजलत में वफाकी हुकूमत को करना पड़ा, जो कि इनके गले पड़ सकता है, वो आपको बताऊंगा। और इसके अलावा फौजी अदालतों से मुतालिक जो 3 मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, उसका बेंच तश्कील दे दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने। और ये बेंच तब तश्कील दिया गया है जब जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने का नोटिफिकेशन हुआ है। कनेक्शन क्या है, जजेस की रेशो क्या है, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सियासत के साथ साथ पाकिस्तान की जो अदालत है वो भी इस वक्त वाज़े तकसीम हुई नजर आ रही है। और ना सिर्फ वाज़े तकसीम है, बल्कि कई जो कह सकते हैं कि लोगों की जो उम्मीदें थी पाकिस्तान की अदलिया से, वो भी किसी हद तक दम तोड़ती हुई नजर आई हैं। लेकिन मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, इन्होंने जिस हिसाब से काफ़ी अरसे के दौरान इस सारी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर जितनी सारी इश्यूज आए हैं, इस दौरान बड़ी तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, रवादारी के साथ और बड़े इसे कह सकते हैं कि ठंडे दिमाग और दिल रखकर उन्होंने बहुत सारे फैसले भी किए हैं और चीज़ों को देखा भी है। और कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको सैलाब का या फिर आपको एक बड़े तूफान का सामना हो, तो उस दौरान अक्लमंदी से काम लेना जो है वो पड़ता है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर एक तारीख है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने आज तक ना तो अवाम की चल सकी है, ना अदालतों की चल सकी है, ना पार्लिमान की चल सकी है। तो ऐसे में जो चंद जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो कैसे इतने बड़े तूफान का सामना कर सकते हैं। और बिलखसूस 9 मई के बाद से लेकर जो कि वाक़यात हुए, जो एक बड़ी क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ के ऊपर, और जो कुछ भी था जो कि वाक़यात बड़े काबिल मज़म्मत थे, तो उसके सामने कुछ वक्त तो लगता है। लोग मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। और यही हाल आपको अगले कुछ दिनों के अंदर बदली हुई सुप्रीम कोर्ट, या फिर अब सिचुएशन जो कि कूल डाउन ऑलमोस्ट हो चुकी है, 40वां तो हो ही चुका है ना 9 मई के वाक़यात का, यानी कि 40 दिन से ऊपर मामला अब हो चुके हैं। अब जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ मुकदमात या फिर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, वो हो रही है। लेकिन उन 9 मई के वाक़यात की आड़ में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और हकीकत है। और उन्होंने 2018 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। अगर वो क्लेम्स कर रही है तो डेफिनेटली उनके क्लेम्स या फिर उनके जो खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात या जो इल्ज़ामात हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। बहरहाल जो सिचुएशन है, अब मामलात काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बेहतरी की तरफ आपको नज़र आते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 9 मई के वाक़यात अब किसी हद तक इमरान खान उससे निकल तो चुके हैं। 150-200 के करीब मुकदमात में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पीटीआई के कई सारे वर्कर्स और रहनुमा जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किसी न किसी अदालत के अंदर पेश हो रहे हैं। मतलब प्लान यही था कि इमरान खान साहब को इस लेवल के ऊपर मसरूफ़ कर दिया जाए कि अदालतों से बाहर न निकल सके। और टीवी चैनल्स के ऊपर बैन लग गया, नाम लेने के ऊपर पाबंदी आ गई। अखबारात के अंदर मासवाए डान और एक आध न्यूज़ के अलावा बाकी कोई अखबार जो है वो इमरान खान साहब की ना तो स्टेटमेंट छाप रहा है, स्टेटमेंट तो छोड़े, नाम छापना भी ख़त्म हुआ पड़ा है, तो खबर छापना तो बहुत दूर की बात है। एनी हाउ, लेकिन आज एक बड़ा ब्लंडर और मिसफायर किया है वफाकी हुकूमत ने। अचानक दोपहर 2 बजे के करीब खबर आई, ऐवान सदर की जानिब से एक प्रेस रिलीज आई, जिसमें कहा गया कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की समरी की मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा इस अपने बयान के अंदर कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि 17 सितंबर 2023 आज से लगभग 85-86 दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे और जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये जो है वो 16 सितंबर 2023 को लगभग 84-85 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये इतनी अचानक उजलत जल्दी में क्यों फैसला किया गया, और चंद ही मिनटों के बाद वजारत कानून की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। अब यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ नजर आई। वजूहात क्या हो सकती हैं, मैं इसके पीछे गया, कुछ लोगों से मैंने बात की। पहली वजह यह कि इस वक्त आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी है। जाहिर है जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पीटीआई के दौर में गया था, लेकिन इमरान खान ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने कराया था, हमारा तो किसी किस्म का ताल्लुक नहीं था। उससे इख्तलाफात जजेस के अंदर पैदा हुए, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा को फिर क्लियर किया। या तो फिर ये होता कि इनको फारिग कर देता सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, वो ऐसा नहीं हुआ, उनको बरकरार रखा गया, लेकिन ग्रुप बंदी हो गई। फिर उस ग्रुप बंदी का भरपूर फायदा उठाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीडीएम पीपल्स पार्टी और पीडीएम की पूरी हुकूमत ने, और इस और जो तारड़ आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून है, इन्होंने और बाकी लोगों ने मिलकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तकसीम करके पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की कारी ज़रब पहुंचाई है, ये तारीख की गंदे लफ्जों में लिखा जाएगा। लोग अच्छे लफ्जों में लिख रहे हैं, ये गंदे लफ्जों में लिखे जाएंगे। ये किरदार जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम किया। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोर्ट हो, उसको किस तरीके से वो मैनेज करते हैं सबको पता है। और आज जब उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया तो इसका पहला मकसद ये था कि जो जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ जजेस हैं जो किस वक्त अक्सरियत में है सुप्रीम कोर्ट में, वरना कब तक टेक ओवर कर चुके होते हैं सारे मामले में, उनके कुछ लोगों को तोड़ना, उनको ये बताना कि भाई चीफ जस्टिस साहब मैं हूं, आ गया हूं, मेरा नोटिफिकेशन हो गया, 17 को मैंने आना है, अब जस्टिस काजी फायज ईसा के ग्रुप में चले जाएं। एक लॉजिक वजह के जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ जो जजेस हैं उनको बदजन करना, उनको तोड़ना। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को कमजोर करना, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर तो वो कर नहीं सकते, अखलाकी तौर पर कमजोर करना, कमजोर करके जो है वो उनकी जो अथॉरिटी है उनको अंडरमाइन करना, उनको परेशान करना, एक वजह। दूसरी वजह ये बता दी। तीसरी वजह ये कि क्योंकि जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर होंगे और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल होनी है, तो उस वक्त निगरान सेटअप होगा। तो क्यों ना निगरान सेटअप के दौरान कोई इश्यूज ना पैदा हो जाएं, लिहाजा हम इसकी अप्रूवल कर देते हैं ताकि हमारे खाते में रहे कि जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनाने का जो नोटिफिकेशन है वो हमारे दौरे हुकूमत में हमने किया और हमने उसकी अप्रूवल कराई। एक तो ये हो सकती है वजह। और जो तीसरी और बड़ी और अहम वजह है, क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अभी तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया, वो वापस नहीं किया। तो एक वजह ये हो सकती है कि जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम देना हो कि भाई इसको निपटाओ, और अब वो चीफ जस्टिस के लिए उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट या फिर उसकी अप्रूवल जो है वो हो चुकी है। और इंटरनली भी कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन ये मिसफायर क्यों है? मिसफायर ये है कि हुकूमत ने अपनी जो इंटेंशन है वो शो कर दी है, उनकी जो बदनीयती है वो वाजे हो चुकी है। वो ये चाह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा हमारे चीफ जस्टिस के तौर पर काम करेंगे, वो उन्होंने शो करने की कोशिश की है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूं कि नुकसान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नहीं हुआ, बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का हुआ है। क्योंकि चीफ जस्टिस बनने से पहले जनाब मुतनाज़ा हो चुके हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान के जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं उनकी अप्रूवल 90-85 दिन पहले नहीं हुई, 5-7 दिन पहले होती है। इस तरीके से नहीं हुआ। इससे ये इनकी जो इंटेंशन है वो जाहिर माफ कीजिएगा, वो जाहिर हो चुकी है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इन सारी
अगर तो वो अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखने की कोशिश करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो काजी के मनसब के ऊपर जब बैठें तो वो सबके साथ इंसाफ कर सकें, तो खुदारा हुकूमती बेंचों के ऊपर जाकर, जिस तरीके से आप कौमी असम्बली में जाके पार्लियामेंट के इजलास में बैठे थे और अब फिर उन्हीं की तरीके से आप आना, दैट्स आपके लिए बुरा है, आपके लिए नुकसानदेह, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज नहीं बल्कि आप बदनाम हो रहे हैं, आप मुतनाज़ा हो रहे हैं। तो खुदारा कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग का ख्याल करें, लोगों की उम्मीदें आप लोगों से वाबस्ता हैं। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस भी आज फुल फॉर्म में है। इस नोटिफिकेशन के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 9 रुकनी लाजर बेंच तश्कील दे दिया फौजी अदालतों के खिलाफ, जिसमें कहा जा रहा है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों के अंदर होगा। साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा, एतजाज़ एहसन और सैफुल और कोई एक साहिब हैं, शहरी हैं, उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो कल 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब समाअत होनी है। और उसके अंदर काजी फैजी साहब भी शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल हैं, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। इसके अलावा जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो शामिल हैं, सरदार तारिक, जस्टिस सरदार तारिक भी शामिल हैं, और जो दीगर एक और जज साहब हैं जस्टिस मंसूर अली शाह वो शामिल हैं। तो एक 9 रुकनी बेंच है। अब ये इस सारे मामले को देखेगा और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है। लेकिन जो भी आएगा फ़ैसला, आई होप कि सिविलियंस के फेवर में होगा और ये बार लगा दी जाएगी कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के अलावा सिविलियंस की जो ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो फिर बहुत बड़ा सेटबैक कल होगा। और अगर कोई जज अगेंस्ट इनके जाते हैं कि सिविलियंस का वहाँ पर ट्रायल होना चाहिए, तो फिर एक नई स्टोरी जन्म लेगी और जो अदालती तारीख़ है, जो वकला की तहरीकें हैं, और फिर उसके ऊपर भी उनका नाम जो है कम अज़ कम उनके लिए वो बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल होगी। बहरहाल कल से ज़बरदस्त दौर सुप्रीम कोर्ट से शुरू होने वाला है। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।